बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो आइसोमेरिज्म के बारे में था। अब आइसोमेरिज्म के फिर आगे हमने मुख्तलिफ टाइप पढ़ी, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स और उनकी पूरी डिटेल आप लोगों ने पढ़ी है। उसी लेक्चर में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैं अभी दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप दोबारा भी ज़हन में रख लें, तो कोशिश कर ले कि ये क्वेश्चन जो है ना वो आप MCQ की शक्ल में भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड विद मेटामेरिज्म, तो उसमें आपको दो कंपाउंड्स के पेयर दिए जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटामेरिज्म क्या है, या जो मेटामर्स है वो क्या होते हैं। या इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा MCQ की शक्ल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें फिर आपको ये अंदाज़ा हो कि इसमें कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है। तो जो कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो एंटी टेस्ट के हवाले से या इवन एग्जाम के हवाले से इसमें कई टाइप के क्वेज आ सकते हैं, इसमें कई टाइप के जो MCQ जो है वो आ सकते हैं। ये चीज़ आपके ज़हन में रखनी है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे पूरी डिटेल से आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके आगे एग्जाम में भी इसमें MCQ वगैरह आ सकते हैं, एंटी टेस्ट में भी इसी तरह की चीज़ें आती है। और कोशिश कर ले कि आप अपनी तैयारी जो है ना वो बुक से ही कर लें। तो बुक से जो आपकी तैयारी होगी तो फिर आपको मज़ीद किसी किस्म की तैयारी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अब देखिए हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना वो है अल्काइंस। अब अल्काइन आप देखें कि सबसे पहले अल्काइंस क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन के हमारे पास तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम अल्केन्स कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको फिर हम अल्काइंस कहते हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली जो है वो अल्काइन से रिलेटेड है। अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड की तादाद जो है वो एक से ज़्यादा भी हो जाए तब भी वो अल्काइन ही होता है। इसमें अब एक चीज़ हमारे पास आती है कि इन हाइड्रोकार्बन का यानी अल्काइन का जर्नल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनमें जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो अल्केन या अल्कीन की निस्बत जो है वो कम होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन की टाइप है सबसे पहले उसकी नेमिंग या नॉमनक्लेचर का तरीका आता है। और नॉमनक्लेचर मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको नॉमनक्लेचर में बताया था कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, कॉमन सिस्टम भी होता है और आयोपिक सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने आयोपिक सिस्टम दिया है। इसमें अब ये है कि जैसे ये आपको एग्जाम्पल में नज़र आ रहे हैं, तो वैसे तो हमारे लिए जो हाइड्रोकार्बन है उनमें जब हम नेमिंग करते हैं, अल्केन की हम नेमिंग करते हैं ना, तो उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन वो सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो, ये वाला बॉन्ड इंक्लूडेड हो। जैसे ये आप देखिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर लेना तो इसमें कार्बन ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड फिर इससे बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए रूल ये है कि हम वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी अंदर आ जाए, इंक्लूडेड हो। तो हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। हमने कार्बन एटम को भी देखना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी देखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करके ना हम इसमें से जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सो द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज द कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड उसमें हो, जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड बाहर आ रहा है तो ये हमारे पास पेरेंट चेन नहीं है।
باقی یہ ہے کہ جیسے الکین کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جیسے ہمارے لوگوں کے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، تو یہ جتنے ہائیڈرو کاربن ہیں ان کے یا آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں. تو جیسے الکین کے آخر میں اے نہیں آتا ہے، جو الکین ہے ان کے آخر میں ای این ای آتا ہے، تو الکائن جو ہے ان کے آخر میں وائی این ای آتا ہے. تو جو بھی الکائن کا نام آئے گا اس کے آخر میں وائی این ای آئے گا. جیسے ایتائن ہو گیا، 2 کاربن کا الکائن ہے، ایتائن ہے، تو وائی این ای آئے گا. دا مین چین از نمبر اسٹارٹنگ فرام دا ٹرمینیٹڈ کاربن نیئر ٹو دا ٹریپل بانڈ. اب اس کی ہم اگلے اسٹیپ میں جب ہم لانگسٹ چین سلیکٹ کریں گے انکلوڈنگ ٹریپل بانڈ، تو اگلا اسٹیپ کیا ہے، وہ اس چین کی نمبرنگ ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پورا ہمارے پاس آرگینک میں رول ہے، اور وہ رول کیا ہے، رول آف لیسٹ. ہم اس سائڈ سے نمبرنگ کرتے ہیں کہ جس سائڈ سے فنکشنل گروپ جو ہے یا باقی جو سبسٹیٹیوٹ ہے اس کو سب سے کم نمبر مل جائے. تو اس میں آپ یہ کوشش کر لیں کہ آپ اس سائڈ سے نمبرنگ کریں گے کہ جس سائڈ سے ٹرپل بانڈ کو کم نمبر مل جائے. باقی کو بھی ملنا چاہیے لیکن فرسٹ پریارٹی یہ ہے کہ ٹرپل بانڈ کو سب سے کم نمبر مل جائے. جیسے اگر آپ یہاں سے نمبرنگ کرتے ہیں تو 1 2 3، یہ ٹرپل بانڈ 3 پہ آ جائے گا. یہاں یہ 1 پہ آتا ہے تو آپ اس سائڈ سے اس چین کی نمبرنگ کریں گے. تو 1 2 3 4 یہ لانگسٹ چین ہے اور یہاں سے اس کی نمبرنگ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں، 1 کاربن کا سبسٹیٹیوٹ ہے میتائل ہے، 2 کاربن کا سبسٹیٹیوٹ ہے یہ ایتائل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سائڈ سے نمبرنگ کریں گے کہ جس سائڈ سے ٹرپل بانڈ کو جو ہے وہ سب سے کم نمبر مل جائے. یعنی اگر آپ یہاں سے کریں گے تو ٹرپل بانڈ کی پوزیشن 3 آ رہی ہے، یہاں پہ 1 آ رہی ہے، تو یہاں سے آپ نمبرنگ کریں گے. اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ ویسے تو یہ ٹرپل بانڈ اور 1 اور 2 کے درمیان ہے، 1 اور 2 کے درمیان ہے، لیکن اس میں آپ سب سے کم پوزیشن کو لیں گے. رول آف لیسٹ ہے کہ سب سے جو کم پوزیشن ہے اس کو آپ ٹرپل بانڈ کی یا ڈبل بانڈ کی پوزیشن کاؤنٹ کریں گے. یعنی یہ 2 پہ بھی ہے لیکن آپ 2 نہیں لکھیں گے، ڈبل بانڈ کی پوزیشن 1 ہوگی. تو یہاں پر ٹرپل بانڈ کی پوزیشن 3 آ رہی ہے، یہاں پر ٹرپل بانڈ کی پوزیشن 1 آ رہی ہے، لہذا یہاں سے آپ نمبرنگ کریں گے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں، اگر ہمارے پاس ٹرپل بانڈ کی تعداد جو ہے وہ، اور ایک ایسا مالیکیول ہے کہ جس میں ڈبل بانڈ بھی ہو اور ٹرپل بانڈ بھی ہو، تو ایسی حالت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ the suffix in is used to denote the presence of double bond. Y in E to denote the presence of triple bond. E الکین سے نکلا ہے، الکین کے آخر میں E نہیں آتا ہے اور الکائن کے آخر میں وائن ای آتا ہے. سو اس میں آپ این اور وائن یعنی یہ دونوں گروپ موجود ہے، ڈبل بانڈ بھی ہے، این بھی موجود ہے اور وائی ان ای وائن بھی موجود ہے. این از آلویز پریسیڈس. اب یہ کہ پیرنٹ نیم جو ہے وہ آپ یعنی پورا نام جو آپ لکھیں گے وہ الکین کا آئے گا. when the double bond is inside the large number. ٹھیک ہے نا. اس میں اب ایک چیز آتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ڈبل بانڈ کی پوزیشن زیادہ بھی آ جائے یا جو بھی آ جائے، لیکن پھر بھی آپ این جو ہے یا پیرنٹ نیم جو ہے وہ الکین کا لکھیں گے. اس میں اب پوزیشن ہے، دا پوزیشن نمبر فار دا ڈبل بانڈ از پلیس بیفور دا نیم آف پیرنٹ ہائیڈرو کاربن. آپ کوشش کر لیں کہ یہاں سے اگر ہم پوزیشن 1 دیں گے اس کو پوزیشن کیا مل جائے گی، اس کو پوزیشن 1 ملے گی، اس کو پوزیشن 4 مل جائے گی. یہاں سے ہم کریں گے تو 1 مل جائے گی، اس کو 4 مل جائے گی. تو ایسی حالت میں پھر آپ یہ کوشش کر رہے کہ ڈبل بانڈ جو ہے اس کو پوزیشن کم مل جائے. ٹھیک ہے. سو دا پوزیشن نمبر فار دا ڈبل بانڈ از پلیس بیفور دا نیم آف پیرنٹ ہائیڈرو کاربن. اب سب سے پہلے جیسے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اگر یہ ٹرپل بانڈ نہ ہو تو یہ 1 پینٹین ہوگا. جیسے یہ 1 اس ڈبل بانڈ کی پوزیشن ہے، یہ پینٹین ہے. If same number would result from each terminal, the double bond is given the lower number. تو پھر آپ یعنی یہاں سے اس کو بھی 1 پوزیشن اگر آپ یہاں سے نمبرنگ کرتے ہیں تو اس کو 1 پوزیشن ملے گی، یہاں سے کریں گے تو اس کو 1 پوزیشن ملے گی. تو ایسی صورت میں پھر آپ ڈبل بانڈ کو کم پوزیشن دیں گے یا لو پوزیشن دیں گے. اور پیرنٹ نیم جو ہے وہ الکین کا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر فرض کرے یہاں پر یہ ٹرپل بانڈ نہ ہو تو یہ 1 پینٹین ہے، تو ٹرپل بانڈ بھی ہے تو اس کی پوزیشن دیکھ کر آپ ساتھ وائی این ای لگا لیں. کیونکہ الکائن کے آخر میں وائن ای آتا ہے تو وائن ای کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹرپل بانڈ ہوتا ہے. تو یہ ٹرپل بانڈ اس میں آ جائے گا. تو اگر ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ ان رولز کو سامنے رکھیں گے. لیکن اگر آئیڈینٹیکل پوزیشن نہیں آ رہی ہے، آپ کے پاس ان دونوں کی آئیڈینٹیکل پوزیشن نہیں آ رہی ہے،
तो फिर आपकी मर्जी है कि जिसको आप चाहें लोअर नंबर दे सकते हैं। और आइडेंटिकल पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से करेंगे तो अल्कीन को 1 पोजीशन मिलेगी, यहाँ से करेंगे तो अल्काइन को 1 पोजीशन मिलेगी। तो इसका मतलब आइडेंटिकल पोजीशन है। अगर आइडेंटिकल पोजीशन ना हो तो फिर आपकी मर्जी है कि जिस साइड से आप नंबरिंग करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी यही रूल है कि डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिल जाए या ज़्यादा पोजीशन मिल जाए, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि अल्कीन का नाम और उसकी पोजीशन पहले आएगी और बाकी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखकर उसके साथ आप लाइन नहीं लगाएंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी है। एक चीज़ आप जहन में रखें कि आपकी बुक में जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है उसको अगर आप सॉल्व करके ना उसके आंसर आप मुझे भेज दे तो मैं उसमें करेक्शन वगैरह कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपने जो नेमिंग की है वो सही है या गलत है। तो उसमें बाकायदा एक्सरसाइज है, वो एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है और उस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बारे में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई अल्काइंस आर मोर स्टेबल, कि अल्काइन रिलेटिव स्टेबल क्यों होते हैं, ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्यों स्टेबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि आप हाथ में जो है ना एक लेड पेंसिल ले लें और इसको आप तोड़ दें, उसको तोड़ना आसान होगा। अगर मैं इसी तरह दो लेड पेंसिल आपको देकर उसको उसके इर्द गिर्द में धागा बांध दूँ और मैं आपसे कहूँ कि इसको आप तोड़ दें, इसको ब्रेक कर ले, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगती है। इसी तरह अगर मैं तीन पेंसिल जो है वो आपस में किसी धागे की मदद से, रबर बैंड की मदद से बांध कर आपको दे दूँ कि इन तीनों को आप तोड़ दें, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जैसे आपको पहले पता है कि अल्काइंस में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड की निस्बत या डबल बॉन्ड की निस्बत ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स होते हैं, या इसमें एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड की निस्बत एक एक्स्ट्रा भी होता है। तो इसी वजह से इसको ब्रेक करने के लिए आमतौर पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अल्काइन जो है वो अल्केन के मुकाबले में या अल्कीन के मुकाबले में रिलेटिव क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी के आपको रीज़न बता रहे हैं। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, रिएक्टिविटी और चीज़ है, स्टेबिलिटी और चीज़ होती है। ठीक है, दिस कैन बी सपोर्टेड इफ वी कंपेयर थर्मोडायनामिक डेटा ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन। हाइड्रोजन ऑफ 1 हेक्सीन, यानी इसके लिए अगर हमारे पास 1 हेक्साइन है तो 290 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि अगर हेक्सीन है तो 126। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है कि इसमें 3 बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। आगे इसमें एक चीज़ और टॉपिक आता है, और आमतौर पर जैसे मैंने इसके स्टार्ट में भी मेंशन कर लिया कि इसमें उमूमन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगला टॉपिक इसमें आता है स्ट्रक्चर का। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन की जो मुख्तलिफ टाइप्स है वो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है। ये आप देख रहे हैं कि ये अल्काइन है, प्रोपाइन है, एसिटाइलिन 2 कार्बन का जो है ना वो अल्काइन होता है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे आप लोग जानते हैं कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करके जैसे ये कार्बन इसका एक p ऑर्बिट sp ऑर्बिटल, एक इसका sp ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 2py और 2pz दोनों कार्बन के जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ एक s का और एक px का, 2s का और एक जो है वो 2px का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो 2py और 2pz वो अनहाइब्रिड रहते हैं। अब अनहाइब्रिड रहने की वजह से अगले स्लाइड में ये डायग्राम भी आ जाएगी। इस कार्बन का जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, जैसे 2py और 2py साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, पाई। sp और sp जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब 2pz और 2pz वो भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करके वो भी एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो जितने हमारे पास अल्काइंस होते हैं तो अल्काइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये दोनों कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिड होते हैं। So the two carbon of acetylene are sp hybrid. They are linked by a sigma bond due to the sp-sp orbital relay. The unhybrid 2p orbital are one carbon
overlapped with 2p orbital on the other carbon to form 2 pi bond. The cloud of the pi bond electron is present cylindrically. ये अगली डायग्राम में ये चीज आएगी कि यहाँ पर जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो होते हैं ना, जैसे 2py है 2pz है, वो जब आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे तो एक यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है। जैसे इस स्लाइड में आपको ये नजर आ रहा है कि ये 2p sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलकर ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। सेम इज द केस फॉर हियर। लेकिन 2py और 2py ये आपस में ओवरलैपिंग करके जो है वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। 2pz और 2pz साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ये भी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ये एक प्लेन में नहीं होते, जैसे y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में होते हैं तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिलेंड्रिकल शेप इख्तियार कर लेंगे, तो ये इनकी शेप आ जाएगी। अगली चीज जो है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो नंबर 1 तो ये होता है कि अल्काइन जितने भी होते हैं दे आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर की आपको रीजन का भी पता है कि कार्बन का जो एटम है और हाइड्रोजन का, जैसे आप लोगों ने अल्केन में पढ़ा हुआ है, तो कार्बन के एटम और जो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो दोनों के दरमियान रहती है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। अब ये नॉन पोलर होते हैं, वाटर पोलर है, सो जितने भी हमारे पास अल्काइंस होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सो इट इज ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, नेक्स्ट ये कि दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस। जितने भी हमारे पास अल्काइंस होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो सॉलिड में हो गैस में हो, तो दे आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि जो हमारे पास फर्स्ट अल्काइन है जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, और इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन होता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट अल्काइन है एसिटाइलिन या इथाइन जो है वो उसकी गार्लिक लाइक कलर होती है। तो ये चीज़ एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन या इथाइन। इथाइन आयोपिक नेम है और एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। इट हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर। Melting point and boiling point and density increase gradually with increase in molecular mass या number of carbon atoms। जैसे आपको पता है कि नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है, तो जो हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है या लंडन फोर्सेस होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, तो दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, पोलिजिबिलिटी। तो जब साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ एटम बढ़ते हैं, तो लंडन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। व्हेन लंडन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, तो या नंबर ऑफ एटम बढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ लंडन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर बन जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होते हैं। द फर्स्ट 3 मेंबर्स कार्बन 2 to carbon 4 are gases: ethine, propine or butane, they are gases. The next 8 members in a carbon 5 to carbon 12 are liquids. ए हायर मेंबर इन कार्बन 12 से लेकर आगे जितने हायर मेंबर आते हैं दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो क्या है, वो सॉलिड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जहन में